नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, हम आज कल हमने जैन और नाथ दोनों कर लिया था और उससे पहले सिद्ध आदिकाल हम आधा यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है बहुत खास, क्योंकि आज हम रासो साहित्य में बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ने वाले हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप वीडियो में बने रहिए एंड तक, और आप खुद डिसाइड करिए कि आपको क्या ये जो जानकारी है एक ही किताब से मिलती है या नहीं मिलती है। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैंने खुद इनको लिखने में 3 से 4, इनसे भी ज़्यादा किताबों का मैंने इसमें प्रयोग किया है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप ये वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और इसको पूरा देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको खुद पता चलेगा कि इसमें कई सारी चीज़ें नई है। तो दोस्तों, समय न लेते चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वह है रासो साहित्य। तो रासो साहित्य को अभी हमने जब आदिकाल की शुरुआती समय में पढ़ा था, तो एक साहित्य और आता है वहाँ पर राज साहित्य, और अब हम पढ़ रहे हैं रासो साहित्य। तो राज साहित्य और रासो साहित्य में क्या अंतर है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। जैन साहित्य के संदर्भ में, किसके? जैन साहित्य के संदर्भ में यह संकेत किया जा चुका है कि हिंदी साहित्य के आदि काल में रचित जैन रास काव्य वीर गाथाओं के रूप में लिखित रासो काव्य से भिन्न है। मतलब कि रास काव्य जैन साहित्य वाले लिखते थे, और जिसमें वीर गाथात्मक वर्णन होता था वो रासो काव्य अलग है। क्योंकि जो जैन वाले रास काव्य थे वो धार्मिक ग्रंथ थे, और रासो जो काव्य होते हैं ये वीर गाथाओं से संबंधित होते हैं, चारण कवियों द्वारा लिखे गए हैं। तो इधर समझो, सबसे पहले देखो, दोनों की रचना शैलियों का अलग अलग भूमियों पर विकास हुआ है। जैन जैन रास काव्यों में धार्मिक दृष्टि के प्रधान होने से वर्णन की वह पद्धति प्रयुक्त नहीं हुई जो वीर गाथा परक रासो ग्रंथों में मिलती है। इन काव्यों की विषय वस्तु का मूल संबंध राजाओं के चरित्र तथा प्रशंसा से है। फलतः इनका आकार रचनाकारों की मृत्यु के पश्चात भी बढ़ता रहा है। रासो काव्यों को देखने से पता चलता है कि उनके रचयिता जिस राजा के चरित्र का वर्णन करते थे उसके उत्तराधिकारी राजागण अपने आश्रित अन्य कवियों से उसमें अपने चरित्र भी सम्मिलित करा देते थे। यही कारण है कि इन ग्रंथों में मध्यकालीन राजाओं का भी वर्णन मिलता है, तथा भाषा में भी उत्तरवर्ती भाषा रूपों की झलक पाई जाती है। राजस्थान के कतिपय व्रत संग्रहकर्ताओं ने अधिकांश रासो काव्य को इन्हीं बातों के कारण अप्रमाणिक रचनाएं माना। भाषा वैज्ञानिकों से उन्हें समर्थन भी मिल गया है, परंतु इतिहास के मर्म को समझने वाले विद्वान उन व्रत संग्राहकों के कथनों पर विश्वास नहीं करते। सत्य यही है कि रासो काव्य की रचना आदि काल से हुई थी। उनमें जो अंश उत्तरवर्ती मतलब बाद में राजाओं से संबंधित है वे प्रक्षिप्त है। इसी मान्यता के आधार पर हम रासो ग्रंथों को आदिकाल का साहित्य स्वीकार करके यहाँ उनका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करेंगे। तो अब आ रहा है, देखो, रासो साहित्य क्या बोल रहा है। रासो साहित्य में देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर देता हूँ। ऐसे रहते चलो। अब देखो, नाम आ रहा है रासो साहित्य का, ठीक हो गया। रासो शब्द की व्युत्पत्ति रामचंद्र शुक्ल ने नरपति नाल द्वारा रचित बीशल देव रासो में उल्लेखित निम्न पदों के आधार पर रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन से मानी है। तो रासो की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति रामचंद्र शुक्ल ने किससे मानी? रसायन से मानी।
जो कि उन्हें किसमें मिला? नरपति नाल द्वारा रचित बीसल देव रासों में एक पद लिखा मिला था। वो क्या पद था? 1272 मजारी जेठी बदी नवमी बुधवारी, नाल रसायन आरंभ शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। इस पंक्ति से ही रामचंद्र शुक्ल ने जो रासो शब्द था उसकी उत्पत्ति किससे मानी है? व्युत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है। अब देखो कई लोगों ने इसे 1272 बोला है, इसको ऐसे समझ लो, और कई लोगों ने इसे विक्रमी बोला है, विक्रम 1212। अब 1212 विक्रम संवत है तो उसको 57 घटा देंगे तो देखो 12 में से 7 गया तो 5, और आपका 10 में से 5 गया तो बचा 5, 11, 11, 1155 बीसल देव का रचना काल भी कहीं कहीं पे हमें देखने को मिलता है। तो अब बढ़ते हैं आगे। शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है। और याद रखना आदि काल का नाम वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने रखा था, और ये सबसे ज़्यादा विवाद वाला जो नाम काल रहा है वो आदिकाल ही रहा है। आदिकाल में सबसे ज़्यादा नामकरण हुए हैं और सबसे विवादित नामकरण हुए हैं उसमें, किसमें? आदिकाल में। अब देखो मतलब कि शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण किसमें दिया? वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया, और वीर गाथा काल है कौन सा? आदिकाल ही है। शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ बीसल देव रासो है। मतलब कि रासो ग्रंथ में सबसे पहला वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ अगर हम देखें तो कौन सा है? बीसल देव रासो। रासो काव्य दो रूप में मिलता है, प्रबंध काव्य और वीर गीत काव्य। तो प्रबंध काव्य में देखो, प्रबंध काव्य का पहला ग्रंथ है कुमार रासो। मतलब कि जो रासो काव्य है उसमें दो रूप हमें देखने को मिले, एक तो प्रबंध काव्य मिला, एक वीर गीति मिला। तो जो प्रबंध की श्रेणी है, मतलब प्रबंध काव्य जो शुरुआत हो रही है प्रबंध काव्य का, तो पहला ग्रंथ कुमार रासो। क्यों कुमार रासो? क्योंकि वो 9वीं सदी का है। ये लो किस सदी का है? या 9वीं सदी का है ये, इसलिए प्रबंध काव्य की शुरुआत वाला ग्रंथ खुमाण बोल दिया। और वीर गीत काव्य का हो गया बीसल देव रासो 1155 में, ये गीति परंपरा में लिखा गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। रासो साहित्य की विशेषता ये आपको याद रखनी है क्योंकि आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्या बोल रहा है देखो, थोड़ा सा पढ़ा करते हैं, बस इतना। यह मुख्यतः चारण कवियों द्वारा लिखा गया था। चारण कवि मतलब आश्रित कवि, जो कवि राजा के दरबारों में रहते थे और अपने राजाओं का बड़ा चढ़ाकर वर्णन करते थे, उन्हीं को चारण कवि कहा जाता था। इन रचनाओं में सामंती जीवन की झलक देखने को मिलती थी। सामंती जीवन देखने झलक देखने की मतलब क्या मतलब है, इसे ऐसे समझना, अगर मैं तुम्हारा खा रहा हूँ पी रहा हूँ तो मुझे तुम्हारा ही गुणगान करना पड़ेगा, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? अब मेरे मन में तुम्हारे प्रति कुछ भी हो, मेरे मन में अगर तुम्हारे प्रति कुछ भी होगा तो मैं ओपन तुमसे नहीं बोल सकता, मन ही मन बोलूँगा, खुद को दबा के रखूँगा, खुद को दबा हुआ फील करूँगा। और अगर मैं स्वतंत्र कवि हूँगा और मैं अगर किसी का आश्रित नहीं हूँ तो मैं अपने मन से जो चाहे वो कर सकता हूँ, वो उस पर लिख सकता हूँ। अब मान लो इन रचनाओं में सामंती जीवन, मतलब कि आपको सामंती जीवन, सामंती मतलब कि सामंत के वाले जीवन की झलक देखने को मिलेगी, क्योंकि उसमें राजाओं का बहुत बड़ा चढ़ा के वर्णन होगा, दूसरे का बुरा होगा, अपने राजा का ही उल्लेख होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि अपने राजा का ही सबसे ज़्यादा उल्लेख हो रहा है, वही उसके लिए भगवान हो रहा है। तो उसे भी पता है कि भैया मुझे जो सम्मान मिल रहा है वो यहाँ से मिल रहा है, मुझे खाना पीना मिल रहा है यहाँ से मिल रहा है, तो मुझे भी किसके बारे में अच्छा लिखना है? अपने राजा के बारे में। तो वो अपनी सोच को दबा रहा है। तो उससे पता क्या चल रहा है कि यहाँ पे सामंती जीवन का झलक देखने को साफ साफ पता चलता है। डिंगल शैली और पिंगल शैली का प्रयोग होता है। अब याद रखना, डिंगल शैली का एक कोड होता है, डिंगल का DAR, डर। डिंगल के लिए हमेशा डिंगल का डर, डिंगल का डर कहने का मतलब है जब डिंगल शैली में अपभ्रंश के साथ, याद रखो, राजस्थानी जुड़ जाए, जब अपभ्रंश के साथ राजस्थानी जुड़ जाए तो क्या बन जाए है? डिंगल शैली बनती है। एक होती है PAB, पब। क्या होती है? पब। देखो पिंगल शैली में जब अपभ्रंश के साथ ब्रज जुड़ जाए
तो बनेगी पिंगल, और जब अपभ्रंश के साथ राजस्थानी जुड़ जाए तो बनेगी डिंगल। अपभ्रंश के साथ ब्रज जुड़ेगी तो ए बी बनेगी, ए बी जुड़ेगा तो पी बनेगा, ए आर जुड़ेगा तो डी बनेगा। तो ऐसे याद रखना कि रासों में दो शैलियाँ चलती, आदिकाल में दो शैलियाँ चलती है, डिंगल शैली और पिंगल शैली। ऐतिहासिकता और कल्पना का समावेश, ऐतिहासिकता और कल्पना का समावेश है। ऐतिहासिकता का तो हो गई अपने राजाओं का युद्ध के बारे में, और कल्पना क्या है कि उसका थोड़ा सा बड़ा चढ़ाकर कर देना, तो यही कल्पना की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। अब देखो अगली चीज, आश्रय दाताओं का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन चारण कवियों द्वारा। अब अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन तो हो गई, अब वो उसकी वहीं खा रहे पी रहे सब कुछ कर रहे हैं, उसी के ले रहे, तो उनका अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन तो वो करेंगे ही करेंगे। अब देखो रासो शब्द की उत्पत्ति, सबसे पहला देखो ये प्रश्न सीधे तुमसे पूछा जाएगा, रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में। विद्वान और मूल की कहने का मतलब है कि रासो शब्द की उत्पत्ति किस मूल शब्द से इन्होंने मानी, तो गारसादा तासी है जिन्होंने राजशु से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। हर प्रसाद शास्त्री ने राज यश से मानी है। नरोत्तम स्वामी ने रासक से मानी है। किससे मानी है? नरोत्तम स्वामी ने रासक से मानी है। अब बढ़ते हैं आगे। कविराज श्यामल दास और काशी प्रसाद जायसवाल, इन दोनों ने रहस्य से मानी है। देखो देखो कविराज श्यामल दास और काशी प्रसाद जायसवाल दोनों ने रहस्य से मानी है। और रामचंद्र शुक्ल ने रसायन शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। नंद दुलारे वाजपेयी ने किससे मानी है? रास से, है ना। नंद दुलारे वाजपेयी ने किससे मानी है? रास से मानी है। अब देखो किसका नाम आ रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैंने देखो क्या कर रखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ शर्मा। मैं इसको थोड़ा ऐसा कर लेता हूँ ताकि तुम्हें और अच्छा लग जाए। देखो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ शर्मा, माता प्रसाद और गणपति चंद्र गुप्त। इनका देखो, इनका देखो, इनका देखो और इनका देखो, तो ये कहने का क्या मतलब, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक, दशरथ शर्मा ने रासक, माता प्रसाद ने रासक, गणपति चंद्र गुप्त ने रासक। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने राउस। ठीक है, इस चीज को भी आप लोग याद रखना। अब आ रहा है देखो पृथ्वीराज रासो। पहली रचना आ रही है रासो में, हालांकि मैं खुमाण नहीं पढ़ा रहा, खुमाण में बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि खुमाण रासो में अगर हम देखें तो पूरी शैली पूरी भाषा राजस्थानी जाती है, तो अभी मैं उसको करा दूंगा। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप लोग पूरी वीडियो नहीं देख रहे हो, लेकिन आप देखा करो, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। पृथ्वीराज रासो में देखो लेखक है चंद्रबरदाई, जन्म काल है इनका 1168 ईस्वी, चंद्रबरदाई का। मैं 1168 में भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र में हुआ था। जन्म स्थान है लाहौर, और जन्म स्थान लाहौर होने के साथ में आपको एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, इसमें शायद एक चीज़ मिस हो रही हो, क्योंकि मैंने लिखी थी अभी, वो मैंने लिखी नोट्स में, और पहले ही मैंने उसका फ़ोटो अभी खींच लिया था। तो इसमें देखो हरप्रसाद शास्त्री ने बताया था कि जो चंद्रबरदाई है इनका जन्म लाहौर में हुआ है। किसने बताया था? ये हरप्रसाद शास्त्री ने। ठीक है, हरप्रसाद शास्त्री द्वारा बताया गया था। अब देखो आगे, काव्य स्वरूप की हम बात करते हैं। प्रबंधात्मक श्रेणी के अंतर्गत महाकाव्य श्रेणी, ठीक है, तो काव्य स्वरूप कैसी है? ये प्रबंधात्मक श्रेणी के अंतर्गत है महाकाव्य। ठीक है, शुक्ल के अनुसार यह हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकाव्य माना जाता है, और चंद्रबरदाई हिंदी साहित्य के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। ये डबल मेरिट कोड के अंदर कर सकते हैं, उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत, और ये कोटेशन बहुत बार पूछी जाती है रामचंद्र शुक्ल की। अब इधर देखो नरोत्तम स्वामी, ये स्टार मार्क पॉइंट है। देखो नरोत्तम स्वामी के अनुसार यह मुक्तक रचना है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, याद रखना कि किसने किसने पृथ्वीराज रासो को, या फिर हम पृथ्वीराज रासो को मुक्तक काव्य की श्रेणी में रखा है, तो नरोत्तम स्वामी ने। और नरोत्तम स्वामी की एक बात आपको अभी और याद रखनी है, यहाँ देखो मैं अभी बता के गया हूँ तुम्हें। नरोत्तम स्वामी कहाँ गया? नरोत्तम स्वामी ने रामचंद्र शुक्ल, ये
रासो को किस शब्द से उठाया है? रासक शब्द से उठाया है। रासक शब्द में देखो नरोत्तम स्वामी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और आपका दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा के बाद गणपति चंद्र गुप्त, गणपति चंद्र गुप्त के बाद माता प्रसाद गुप्त। ठीक है, अब देखो इधर, अब इधर देखो प्रधान रस है वीर रस, श्रृंगार रस। शैली क्या है? देखो रासक शैली भी बोली गई है किसी द्वारा कि चरित काव्य है और रासो काव्य भी माना जाता है। ठीक है, वैसे तो ये रासो काव्य है लेकिन इसके अंतर्गत शैली चरित काव्य भी है, रासक रासक काव्य भी है, रासक शैली भी है। इस तरीके से इसमें पॉइंट बन के आते हैं। प्रमुख अलंकार की हम बात करते हैं तो अनुप्रास और यमक अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। कुल पद या श्लोक इसमें 16,306 पद हैं। प्रथम भाषा मतलब कि जो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो का पहली बार भाषा का अध्ययन, सबसे पहला अध्ययन किसने किया था? ग्राउज ने किया था, जिसने इसकी भाषा को क्या बताया था? ब्रज भाषा। तो ठीक है, पृथ्वीराज रासो की जो पहली भाषा का अध्ययन किया था वो किसने किया था? वो ग्राउज ने किया था और ग्राउज ने इसकी भाषा को बताया था ब्रज भाषा। और वहीं पे जो तासी हैं, गारसादा तासी ने पृथ्वीराज रासो की भाषा को बताया था कन्नौजी। ठीक है, याद रहेगा ये सारी चीज़ें। अब देखो मैं एक चीज़ तुम्हें दिखा देता हूँ उसमें, अगर मुझे मिल जाए तो। अभी देखो अभी आएगा। अगर ये पॉइंट तुम्हें नहीं मिल रहे हैं ना तो आप वीडियो को लाइक कर देना, वरना ना करना, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखो, क्योंकि मैं ये बोलूँगा कि लाइक कर दो तब तो तुम्हें लाइक करना है नहीं, तो आपको जैसा सही लगे वैसा करो। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि मैं मेहनत करता रहूँ और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी इसका मुझे फल मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि जिसको इसकी ज़रूरत होगी वो इसको फॉलो ज़रूर करेगा, वो उसको पूरा ज़रूर देखेगा, क्योंकि उसे खुद पता लगेगा कि इतना सारा मैटर एक किताब से मिलना असंभव है। अब देखो छंद विधान, छंद विधान में 16,306 पदों की रचना के लिए 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। तो छंद कितने प्रकार के हुए हैं? 68 प्रकार के। इनमें 56 छंद का प्रयोग सर्वाधिक हुआ, तो चंद्र बरदाई को 56 छंद सर्वाधिक प्रिय माना गया। और चंद्र बरदाई का सर्व मतलब कि सर्वाधिक प्रिय छंद अगर कोई पूछे तो 56 छंद है। और इसी कारण इसे छप्पयों का राजा भी कहा जाता है। किसको? चंद्र बरदाई को। और चंद्र बरदाई को छप्पयों का राजा किसने कहा था? याद रखना, शिव सिंह सैंगन ने शिव सिंह सरोज में ये बात बोली थी। शिव सिंह सरोज 1883 की है। हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु बोला जाता है इसको, शिव सिंह सरोज को। ठीक है, हालांकि 1877 भी आता है। 1877 लक्ष्मी सागर वारसेड़ ने इसका सन बताया था। माता प्रसाद गुप्त ने इसको 1878 का बताया था और रामचंद्र शुक्ल ने इसको 1883 का बताया था। ये लोग बहुत अंदर की बात भी मैंने आपको बता दी है। अब देखो चंद्रप्रदा का 56 छंद का प्रयोग सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ था उसमें। इसी कारण कहा गया कि चंद्र बरदाई को 56 छंद सर्वाधिक प्रिय है। और शिव सिंह सैंगन ने इसीलिए चंद्र बरदाई को 56 छंद का राजा भी कहा था। तो याद रखना। अब बढ़ते आगे। काव्य विभाजन की हम बात करते हैं तो 69 समय सर्ग में विभाजित है। सबसे बड़ा सर्ग इसका जो है वो कन्वज युद्ध है। इस चीज़ को जरा सा याद रखना। इसकी भाषा शैली है पिंगल। पिंगल का कोड मैंने अभी आपको बताया था, PAB पब होता है। और डिंगल का कोड होता है DAR। जब अपभ्रंश में राजस्थानी जुड़े तो डिंगल बनेगी, जब अपभ्रंश में ब्रज जुड़ जाए तो पिंगल बनेगी। तो वैसे ही इसकी भाषा शैली क्या है? पिंगल है। बोले तो अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा का जुड़ना। नायक देखो इसके अरुणोराज का पौत्र मतलब पोता और सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज चौहान है। तो पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर। और पृथ्वीराज चौहान के दादा का नाम क्या है? अरुणोराज। नायक श्रेणी है देखो धीरोधात। याद रखना, जो नायक की श्रेणी होती है वो 4 होती है। तो 4 श्रेणी में भी पृथ्वीराज चौहान की जो श्रेणी गई है वो धीरोधात नायक की गई है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि चारों श्रेणी में कौन कैसे जाएंगे, क्योंकि अभी इसमें लिखा भी होगा। अब देखो नायिका और नायिका श्रेणी। नायिका देखो कौन है? कन्नौज की राजा जयचंद की पुत्री, नाम था संयोगिता। और संयोगिता कौन सी नायिका है इसमें? तो मुग्धा नायिका है, मुग्धा नायिका। ठीक है, याद रखना। अब बढ़ते हैं आगे। विशेष तथ्य की हम बात करते हैं।
इस ग्रंथ की सर्वप्रथम जानकारी कर्नल टाड ने अपने ग्रंथ एनाल्स एंड द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में प्रदान की थी। तो याद रखना, पृथ्वीराज चौहान ग्रंथ की, पृथ्वीराज रासो की सर्वप्रथम जानकारी कर्नल टाड ने अपने ग्रंथ एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में प्रदान की थी। एक भाग इसका, पृथ्वीराज रासो एक भाग संगोप्ता नेम से भी प्रकाशित कराया गया था। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को सुख सुख सखी संवाद कहकर पुकारा था। किसको? पृथ्वीराज रासो को सुख सखी संवाद कहकर भी पुकारा था। और जिसके चलते हमने एक चीज़ देखी थी कि पृथ्वीराज रासो के में प्रमाणिकता में बहुत 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 प्रश्न है। कईयों ने इसको प्रमाणिक माना है पृथ्वीराज रासो को, कईयों ने इसे अप्रमाणिक माना है और कईयों ने इसे अर्ध प्रमाणिक माना है। तो दोस्तों इसको आपने ऐसे ही याद करना है जैसे इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। और आपको इसको देखो, सबसे पहले प्रमाणिक श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु, जॉर्ज गिरियर्सन, अयोध्या सिंह और कर्नल टाड। मैं क्या बोलता हूँ, देखो मैंने क्या बोला था, पांड्या ब्रदर्स ने, पांड्या ब्रदर्स बोलते तो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, पांड्या ब्रदर्स ने अयोध्या में, अयोध्या में कर्नल टाड को सुंदर बना दिया काफ़ी। ठीक है। पांड्या ब्रदर्स ने पांड्या ब्रदर्स ने मिलकर, मिश्र बंधु मतलब पांड्या ब्रदर्स ने मिल के अयोध्या में, पांड्या ब्रदर्स ने मिल के अयोध्या में कर्नल टाड को क्या बना लिया? सुंदर बना दिया। और एक और याद रखना, जॉर्ज गिरियर्सन जिसने इनको बोला था प्रमाणिक। पांड्या ब्रदर्स ने मिलकर, पांड्या ब्रदर्स मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या मिलकर बोले, तो देखो ये मैटर पूरा ऐसे छुपा दूंगा तो भी मुझे याद रह जाएगा, क्योंकि मैंने उस चीज़ को फिल्म की तरह अपने दिमाग में डाल दिया कि पांड्या ब्रदर्स है, पांड्या ब्रदर्स मिलकर मित्र मिश्र बंधु ने कहाँ पर? अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या में, अयोध्या में अयोध्या सिंह, बस अयोध्या में। और क्या करा? कर्नल टाड को सुंदर बना दिया। और जॉर्ज गिरियर्सन, इन्होंने सबने प्रमाणिक बोला। अब बात करते हैं अप्रमाणिक। डॉक्टर बूलर, देवी प्रसाद, देवी प्रसाद, गौरी शंकर हीरा नंद ओझा, कविराज मुरारीदास और श्यामल दास। ये देखो ये दोनों आगे, इन दोनों ने कौन से वाले थे? रहस्य वाले थे। बहुत पूछा जाएगा पेपर में, है ना, ये रहस्य वाले ही होंगे। अब ये देख लेते हैं इसका, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, विरासत आगे, हाँ रहस्य है देखो। और रामचंद्र शुक्ल, देखो सबसे महत्वपूर्ण इंसान है ये रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या बोला है, देखो अप्रमाणिक। डॉक्टर बूलर ने, देवी प्रसाद ने और गौरी शंकर और हीरानंद ओझा, एक ही नाम ऐसे रख दो, गौरी शंकर हीरानंद ओझा, कविराज मुरारीदास, श्यामल दास और रामचंद्र शुक्ल ने इसको अप्रमाणिक घोषित किया। अब बात करते तो, हजार बार मुनि सुनी अगर ना आता तो देख ले, हजार बार सुनी मुनि अगर ना आता, तो कहने का मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, मुनिजीन विजय, अगरचंद नाटा, इन्होंने इसको अर्ध प्रमाणिक बोला है। किसको? पृथ्वीराज रासो को। अब बढ़ते हैं देखो आगे। नगेंद्र, नगेंद्र ने इस रचना को, मतलब पृथ्वीराज रासो को घटना कोश कहा। किसको? पृथ्वीराज रासो को नगेंद्र ने घटना कोश कहा है। और 1875 में बूलर ने इसे अप्रमाणिक घोषित किया है। इधर देख लो, अब सबसे पहले से अप्रमाणिक घोषित भी किसने किया था? बूलर ने 1875 में। 1875 में भी क्यों हुआ था? क्योंकि इसको एक और दूसरी पुस्तक मिली थी। अगर इसमें दिखा रखा क्या? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ उसका कारण क्या था। पृथ्वीराज विजय, जो कश्मीर की जय नायक की थी ना, पृथ्वीराज विजय, वो उसके चलते इन्होंने इस रचना को अप्रमाणिक घोषित कर दिया था, अप्रमाणिक घोषित किया। रासो को पूरा जलहन द्वारा अच्छा, रासो को पूरा किया गया, जलहन द्वारा पूरा किया गया है। ये कौन है? ये चंद्रप्रदाय के ही पुत्र हैं जलहन। कैमास वध की प्राचीनता प्रामाणिकता मिलती है आपका, इसमें दिखा हुआ है आपका तीसरे सर्ग में। कौन से सर्ग में है? तीसरे सर्ग में। याद रखना, कयामास वध कौन से में सर्ग में? तीसरे सर्ग में।
पृथ्वीराज रासो के 4 रूपांतरण है। कितने रूपांतरण भैया, ये याद रखना, 4 रूपांतरण है। इससे करने से पहले एक लाइन पढ़ लेते हैं। चंद्रबरदाई ने अपनी भाषा को षट भाषा कहा। ठीक है, चंद्रबरदाई ने अपनी भाषा को क्या कहा था, षट भाषा कहा, तथा पृथ्वीराज चौहान को 6 भाषाओं का ज्ञाता कहा। तो ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज चौहान को 6 भाषाओं का राजा किसने कहा, चंद्रबरदाई ने। और चंद्रबरदाई ने अपनी भाषा को क्या कहा था, षट भाषा कहा था। अब देखो, पृथ्वीराज रासो के 4 रूपांतरण हैं। 4 रूपांतरण को पढ़ लेते हैं। पहले तो सबसे पहले कौन कौन से हैं, देखो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें ऐसे वृहद रूपांतर। वृहद रूपांतर में देखो 69 समय है, 16,306 छंद हैं। इसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हुआ था और इसकी हस्तलिखित प्रति आज भी उदयपुर संग्रहालय में है, जिसका प्रकाशन 1585 में किया गया था। ठीक हो गया। तो मतलब पृथ्वीराज रासो के 4 संग्रह हैं, संस्करण है। पहला संस्करण को वृहद संस्करण बोला गया, जिसमें 69 समय हैं। समय सर्ग मतलब 16,306 पद हैं या छंद है। प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा और इसके हस्तलिखित प्रति उदयपुर संग्रहालय में है, सबसे बड़ी की उदय की। दूसरे नंबर पे देखो आ गया मध्यम। मध्यम रूपांतरण में देखो 7,000 छंद हैं, यहाँ 16,000, 7,000। अबोहर और बीकानेर में इसकी मूल प्रति अभी भी है। लघु रूपांतरण 19 समय सर्ग है, इसमें 3500 छंद है और इसकी भी बीकानेर में मूल प्रति है। लघुत्तम रूपांतरण देखो चौथा है, लघु और लघुत्तम। वृहद, मध्यम, लघु, लघुत्तम। 69 समय सर्ग, लघु मध्यम में नहीं है, सीधे 7,000 छंद है। उसके बाद 19 समय सर्ग है और लघुत्तम रूपांतरण में 13,000 छंद हैं। दशरथ शर्मा को इसका मूल रासो मानते हैं, मतलब दशरथ शर्मा जो लघुत्तम रूपांतरण है 1300 छंद वाला, इसको ही इसका मूल रासो ग्रंथ मानते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं पृथ्वीराज रासो के संबंध में कि यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। ये बीच में मैंने अपने मन से डाल दिया देखो, ताकि यह मतलब कौन, पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी। दूसरा पॉइंट देखो, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि, देखो वास्तविक लिखा है यहाँ पे, वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जा सकता है, मिश्र बंधु। अगर यहाँ पे आता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो तथा हिंदी साहित्य का प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई है, तो ये कोटेशन आ जाती रामचंद्र शुक्ल की। लेकिन यहाँ पे बोला है कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को कहा जा सकता है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है और इन्हें मतलब कहा जा सकता है, तो वे मिश्र बंधु हैं। सॉरी। अब देखो इनका सबसे बड़ा सर्ग है, कौन सा है, कन्वज युद्ध है। कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत बड़ा प्रश्न है, ये तो बहुत बार पूछा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं होती, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये बोला है पृथ्वीराज रासो के संबंध में। पुरातन प्रबंध संग्रह में इस ग्रंथ के कुछ छंद संग्रहित हैं, जिससे इसकी प्रमाणिकता सिद्ध होती है। पुरातन प्रबंध संग्रह में। अब देखो आगे बढ़ते हैं, कुछ तथ्य आ रहे हैं इसके। देखो, बजिए घोर निशान रान चौहान चहुदिसी, सकल सूर सामंत समर बल जंत्र मंत्र तिसी, उठी राज पृथ्वी राज बाग लग मनहु वीर नट, कड़त तेग मन बेग लगत मनहु बीजू झट घट। अब देखो, मनोह कला शशिभान कला 1600 बनी, बाल बेच ससीता समीप अमृत रस पनीय, बिगसी कमल स्त्रिग भ्रमर नैनु खंजन मृग लुटीट, हीर कीर अरुबिंब मोती नख सिख अहि घुट्टी, छत्रपति गयंद हरि हंस गति भी बनाए संचय सची,
पद्मिनी रूप पद विहिता मनहु काम कामनी रचित। तो ये कुछ पद है और ऐसे भी पद पूछे जा सकते हैं। अब देखो इधर क्या बोल रहा है, अप्रमाणिकता के तर्क। जो लोग रासों को अप्रमाणिक मानते हैं उनके तर्क देखो। रासों में उल्लेखित घटनाएं और नाम इतिहास से मेल नहीं खाते। इसमें परमार चालुक्य और चौहान को अग्निवंशी माना गया है, जबकि वह सूर्यवंशी हैं। ठीक है, ठीक है। पृथ्वीराज रासों में परमार को ऐसे समझो, परमार को, चालुक्य को और चौहान को अग्निवंशी कहा गया है रामचंद्र पृथ्वीराज रासों में, लेकिन वो क्या है, सूर्यवंशी हैं। तो ये गलत हो जाएगा। देखो पृथ्वीराज पृथ्वीराज का दिल्ली गोद जाना, ये पृथ्वीराज रासों में है कि पृथ्वीराज का दिल्ली गोद जाना, संयोगिता का स्वयंवर आदि घटनाएं इतिहास से मेल नहीं खाती, वास्तविक इतिहास से मेल नहीं खाती है। अब देखो अनंगपाल पृथ्वीराज तथा बीसल देव के राज्यों का संदर्भ भी अशुद्ध है। पृथ्वीराज की माँ का नाम क्या था, देखो इधर कर्पूरी था वास्तविकता में, जो रासों में कमला बताया गया है। ये देखो पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज की माता का नाम क्या बताया गया, कमला बताया गया, जो वास्तविकता में क्या कर्पूरी है। अब इधर देखो पृथ्वीराज की बहन प्रथा का विवाह मेवाड़ के समर सिंह के साथ बताया गया, जो असिद्ध है। तो पृथ्वीराज की देखो बहन का नाम क्या है, प्रथा है। पृथ्वीराज द्वारा गुजरात के राजा भीम सिंह का वध इतिहास सम्मत नहीं है, मतलब इसने भीम सिंह का भी इसमें युद्ध किया हुआ है। पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के 14 विवाह का वर्णन है, देखो भैया, जो इतिहास से मेल नहीं खाता। गौरी पृथ्वीराज के हाथों गौरी की मृत्यु की सूचना भी इतिहास सम्मत नहीं है। बिल्कुल सही बात है, वहाँ तो आपने पढ़ा है कि गौरी ने पृथ्वीराज को लाया था, यहाँ इसमें दिख रहा है कि पृथ्वीराज ने ही गौरी को मार दिया है। अब देखो पृथ्वीराज द्वारा सोमेश्वर का वध भी इतिहास सम्मत नहीं है, सोमेश्वर का वध। ठीक है, अभी आप पढ़े थे अनुराज और सोमेश्वर, अनुराज का पोता था, सोमेश्वर का क्या पुत्र था। रासों में दी गई तिथियां अशुद्ध हैं, सभी तिथियों में इतिहास की तिथियां से प्राय 9 से 100 वर्षों का अंतर है। अब देखो ये क्या बात बोल रहा है, यदि उपयुक्त तथ्यों को ही अंतिम प्रमाण मान लिया जाए तब तो पृथ्वीराज रासों को अप्रमाणिक रचना ही कहा ही जा सकता है, किंतु दूसरे पक्ष के तर्क भी इस संबंध में विचारणीय है। डॉक्टर दशरथ शर्मा का मत है कि इसका मूल रूप प्रक्षेपों में छिपा हुआ है। इधर जो लघुत्तम प्रतियां मिलती हैं उनमें इतिहास संबंधी अशुद्धियां नहीं है। मैंने अभी आपको बताया था, अभी मैं जब लास्ट टाइम में बता रहा था कि जो चौथा संग्रह था इसका, उसमें एक बात मैंने बताई थी आपको, देखो कि दशरथ शर्मा, देखो लाइन आ गई, देखो दशरथ शर्मा ने जो लघुत्तम श्रेणी थी 1300 छंद वाली, उसको प्रमाणिक माना था, मूल रासों माना था। ये बात भी यहाँ पे इन्होंने बोल दी है। अब इधर देखो घटनाओं में 90-100 वर्षों का अंतर है, वह संवत की भिन्नता के कारण है। मोहनलाल विष्णुलाल पांडे ने अनंत संवत की कल्पना की है। तो देखो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि अनंत संवत की कल्पना किसने की थी, तो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने, जो कि कितने का अंतर चलता है, 9 से 100 वर्षों का। तुम्हें लग रहा हो मैं खाली ये पैराग्राफ तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, लेकिन याद रखो दोस्तों, ये प्रश्न बन सकता है कि अनंत संवत की कल्पना किसने की, पांड्या ब्रदर्स ने। उनके अनुसार तिथियां भी शुद्ध सिद्ध होती हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि पृथ्वीराज रासों में 12वीं शताब्दी की भाषा की संयुक्त अक्षरी अनुस्वार आंत प्रवृत्ति मिलती है, जिससे यह 12वीं शताब्दी का ग्रंथ सिद्ध होता है। ठीक है, इसमें कौन सी, देखो संयुक्ताक्षरी अनुस्वार अंत प्रवृत्ति मिलती है, मतलब कि लास्ट अनुसार वाली बातें मिलती है, ये वाली अनुसार वाली। तो 12वीं शताब्दी, ये क्वेश्चन बन सकता है। देखो रासो इतिहास ग्रंथ ना होकर काव्य रचना है, अतः इसमें इतिहास का सत्य खोजना और उसके ना मिलने पर उसे अप्रमाणित घोषित करना अनुचित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह मत भी है कि पृथ्वीराज रासो की रचना सुखी संवाद में के रूप में हुई थी, अतः जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती उन्हें प्रक्षेपित मानना चाहिए। यदि यह तर्क मान लिया जाए तो वे
ही अंश प्राय प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं जिनमें इतिहास विरुद्ध तथ्य हैं। अब देखो, जिन लोगों ने रासों में अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग देखकर उसे जाली ग्रंथ माना, रामचंद्र शुक्ल ने माना था, उनके विरुद्ध यह तर्क दिया जाता है कि चंद लाहौर का निवासी था। वहाँ उस समय मुसलमानों का प्रभाव आ चुका था, अतः उसकी भाषा में अरबी फारसी के शब्दों का मिश्रण सहज था। अब देखो, ये बीसल देव रासू के बारे में बात आ रही है, तो बीसल देव रासू के बारे में हम पढ़ेंगे कल, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों नई सारी चीज़ें मिली होंगी। अगर आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली है तो आप दोस्तों वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप मुझे कमेंट करिए कि क्या मैं हर टॉपिक के नीचे उसके मॉक टेस्ट लगा दूं, जैसे कि हमने पृथ्वीराज रासो को पढ़ा, और क्या आप चाहते हैं कि मैं इसके नीचे 15 से 20 क्वेश्चन हर टेस्ट सीरीज में, मतलब हर चैप्टर में वो मॉक टेस्ट जोड़ दूं। अगर आप ऐसा चाहते हो तो मैं ऐसा भी कर दूंगा। जैसे हम पृथ्वीराज रासो पढ़ के आए हैं, उसी के नीचे पृथ्वीराज रासो के मॉक टेस्ट भी मैं लगा सकता हूं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे और कमेंट करेंगे तो दोस्तों हम ज़रूर ऐसा काम कर देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।